Hi everyone, welcome to Exit BPSC. We are going to cover some important one-liner or MCQ questions for the BPSC. It is going to 67th PT is going to over very soon. I think it might be in the first week of September or the last weeks of August. तो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मैं कुछ रेलिवेंट्स आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ बीपीएससी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो स्लाइड है आपके लिए अच्छा लगे, आपको सेशन समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम ऋषिकेश है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप एमसीक्यू इस फॉर्मेट में लेके आइए, ए बी सी डी ई करके ऐसे फॉर्मेट में लेके आइए। तो एक प्रयास है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच रिवर इज कॉल्ड नदीतम। नदीतम, ओके। इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में नदीतम रिवर किसको बोला गया है? ऋग्वेदा के बारे में पता होगा। नदीतम रिवर का जिक्र ऋग्वेदा में, विच रिवर इज कॉल्ड नदीतम इन ऋग्वेदा, किस रिवर को नदीतम के नाम से ऋग्वेदा में समझाया गया? दैट इज द सरस्वती। सरस्वती रिवर को नदीतम के नाम से समझाया गया है। देखिए, मैं चाहूँ तो इन सबका अलग अलग मतलब एब्रिविएशन करके, मतलब कि सबको एक एक पार्ट बाय पार्ट समझा सकता हूँ, बट इट विल टेक द नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। और उससे अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो देखते हैं। द रूलर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी मेड अवंती महाजनपद एज द पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर। द रूलर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी मेड अवंती महाजनपदा अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। किसको बनाया था? दैट इज द शिशुनाग डायनेस्टी। दैट इज द शिशुनाग डायनेस्टी, ओके। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ठीक है, दैट इज द प्रशवनाथ थे, वो थे प्रशवनाथ जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन द मौर्य, इन विच इंस्क्रिप्शन द मौर्य रूलर अशोका, अशोका कहाँ के थे? तो मौर्य रूलर थे। सेड द किंग कंसिडर्ड द विक्ट्री ऑफ धर्मा टू बी द फॉरमोस्ट विक्ट्री। ठीक है, किंग कंसिडर्ड द विक्ट्री ऑफ धर्मा इट द फॉरमोस्ट विक्ट्री। किसमें कहा गया था? तो चौथे में। तो इसका हम देखते हैं, दैट इज द 13th इंस्क्रिप्शन में बोला गया था। इट इज सेड इन द 13th इंस्क्रिप्शन। अब देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर की जो बात हो रही है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस बिटवीन, किस किस के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी? समझौता हुआ था। ठीक है, तो हुआ था जयसिंह एंड द शिवाजी के बीच में, जयसिंह एंड द शिवाजी के बीच में। विच ऑफ द फ्लोइंग गुरुज कंपाइल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब, किन गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया था? तो दैट इज द गुरु अर्जुन देव। दैट इज द गुरु अर्जुन देव, ओके। विच सल्तनत ऑफ द दिल्ली सल्तनत, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद किस सुल्तान ने दिल्ली की कैपिटल को शिफ्ट किया था? तो जी हाँ, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक साहब चांदी के सिक्के, चमड़े के सिक्के भी स्टेब्लिश किया था इन्होंने। बोला जाता है कि किसी की किस्मत खराब हो तो मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा खराब नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वही है। चलिए आगे देखते हैं। हु ट्रांसलेटेड द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट रामायणा इनटू पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। किसने रामायण, जो एपिक है, महाकाव्य है हिंदू धर्म का, उसको पर्शियन लैंग्वेज में मुगल पीरियड में किसने ट्रांसलेट किया था? ठीक है, तो वो थे बदौनी। दैट इज द बदौनी, ओके। और देखिए, बदौनी के बारे में चाहूँ तो बता सकता हूँ, बट इट विल टेक द लॉन्गर टाइम। फिर भी मेजर फीचर ऑफ द रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में बदौनी को रखा था इन्होंने। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू एंटर द बुद्धिस्ट संघ। एस पहली वुमन कौन थी जो बुद्धिस्ट संघ में एंटर की थी? पहले वुमन अलाउड नहीं थी बुद्धिस्ट काउंसिल में, फिर बाद में किसने बुद्धिस्ट संघ में अलाउ किया था? दैट इज द प्रजापति गौतमी। दैट इज प्रजापति गौतमी। ठीक है, आगे देखते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग कॉल्ड द पाटलिपुत्राज पोलीब्रोथा। पाटलिपुत्राज पोलीब्रोथा, क्या पाटलिपुत्रा को पोलीब्रथा से कौन बुलाते थे? ठीक है, वो थे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, ठीक है। 11वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। डैश हैज फाउंडेड द नालंदा महावीरा। नालंदा महावीरा का किसने खोज करा था? ठीक है, तो वो थे कुमारगुप्त। और याद रहे कि बर्बाद करने वाले थे बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी बख्तियार खिलजी ने ही बर्बाद किया था। ठीक है, अब देखिए। वेयर इज द शेर शाह टॉम लोकेटेड। शेर शाह की टॉम कहाँ लोकेटेड है? तो जी हाँ साहब, सासाराम में लोकेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच सिटी ऑफ द बिहार वाज, विच सिटी ऑफ द बिहार वाज बेसिस्ड बाय द अली गौहर इन 1760। दैट इज द पटना सिटी। ठीक है, पटना सिटी। अली गौहर ने, इनको शाह आलम द्वितीय भी कहा जाता था, इनको सपोर्ट करने वाले थे इलाहाबाद और मतलब कि दो जगह के राजा, इलाहाबाद और अवध के जो राजा थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बिहार इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? इट इज द वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इन एवरी ईयर पीटी। इनसे हमेशा रहेगा, सत्याग्रह चंपारण से हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा। तो वो थे बाबू वीर कुंवर सिंह, वो थे बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है। 15 की अगर बात करें, ठीक है, at which place did Mahatma Gandhi establish the first school of Champaran? At which place did the Mahatma Gandhi establish the first school in Champaran? चंपारण में कहाँ पे महात्मा गांधी ने पहले स्कूल की स्थापना करी थी? वह है दैट इज द बड़हड़वा लखासेन, ठीक है, बड़हड़वा लखासेन है, जगह का नाम है, मोतिहारी में है। आगे देखते हैं। बिहार विद्यापीठ was established, बिहार विद्यापीठ was established during the which of the following नेशन वाइड मूवमेंट? कब हुआ था बिहार विद्यापीठ, ठीक है? तो हुआ था नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में बिहार विद्यापीठ की स्थापना। फ्रॉम which जेल डिड जयप्रकाश नारायण एस्केप ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? जयप्रकाश नारायण जी कहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट के मतलब कि निकल के भाग गए थे, एस्केप किए थे, ठीक है? तो 17वें नंबर की है हजारीबाग जेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हजारीबाग से जेल से ये निकल गए थे। Which of the following book was written by the Pandit Ramabai? Which of the following book was written by the Pandit Ramabai on the pathetic condition of the Indian women during the colonial rule? जो ब्रिटिश शासन था उस समय औरतों की जो हालत थी उसके बारे में किन्होंने लिखा है, ठीक है? रिटन बाय पंडित राम, उनके बुक का नाम उन्होंने पूछ रहा है, ठीक है? तो आपको मैं बता दूं कि इसका है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, पार्डन अगेन टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ओके। आगे देखते हैं, 19वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नादिर शाह द रूलर ऑफ पर्शिया इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ करनाल? ठीक है, मुगल आर्मी को बहादुर शाह ने करनाल में हराया था, कब हराया था? ये ईस्वी की बात करें, डेट इज द 1739, 1739 ईस्वी को। अब आगे बढ़ते हैं। अंडर द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी, द लॉर्ड वेलेस्ली ऑफ ब्रिटिश इंडिया which was the first state to sign the agreement? It is no other than the हैदराबाद। अब सब्सिडी अलायंस ट्रीटी क्या थी बता देता हूँ। देखिए ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी जो याद कर सकते हैं आपकी, अगर आप कोई राजा हैं, अगर अंग्रेजों से युद्ध हार, अंग्रेज पहले कहते थे कि देखिए आप मेरे अधीन आ जाइए, अगर अधीन नहीं आते हैं तो हम आपसे युद्ध करेंगे। जो लोग अधीन आ गए या फिर अधीन नहीं आते थे तो उनको वो अपने अंडर में रखते थे और उनके फोर्ट पे, उनके किले पे, उनके राज में मतलब कि अपनी आर्मी को इनबिल्ट करके रखते थे और आर्मी की जो पेमेंट होती थी वो भी दिया राजा जी ही देते थे। एक तरह से देखा जाए तो होम अरेस्ट मतलब हाउस अरेस्ट होकर राजा जी रह जाते थे, ठीक है, और हमारे ही ट्रेजरी से उनको पैसा भी दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए, वास्को डेगामा विजिटेड इंडिया इन द ईयर, वास्को डेगामा इंडिया में कब विजिट किया था? ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा ई, ठीक है। बीपीएससी में पहले ये ई वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये कब किए थे, तो देखिए यहाँ पे ये दो डेट है, 1498 एंड 1502। दो बार वास्को डगामा इंडिया आए थे, 1498 और 1502, ठीक है। आगे देखते हैं। विच पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? विच पेयर इज करेक्टली मैच, जोड़ा सही है ये इंपीरियल असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड बाय लॉर्ड लिटन, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोविंग लीडर लेफ्ट द सिविल सर्विस जॉब ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? विच ऑफ द सिविल सर्विस जॉब को किसने छोड़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? असहयोग आंदोलन जो हुआ था, लोग कहते थे कि अपनी जॉब छोड़ रहे थे, कुछ बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, लोग अपनी पोजीशन को छोड़ रहे थे विरोध में, किसके? सरकार के विरोध में, ठीक है। वो थे हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। अब देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसली स्टेट वाज इंक्लूडेड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एक्शन? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसली स्टेट वाज इंक्लूडेड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एक्शन? उनकी अगर बात करें तो वो थे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजी कलेक्टिवली मैच्ड इन द फ्लोइंग इवेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन। ये कब आया था केम टू इंडिया? इन 1942। ये आया था 1942 में क्रिप्स मिशन। एक मिनट में थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, कल से मैं दो ही क्वेश्चन रखूंगा स्लाइड में आप लोगों के लिए। देखिए क्रिप्स मिशन आया था कब? तो 1942 में इंडिया, ठीक है। बेवेल्स प्लान की अगर बात करें तो 1945 में बेवेल्स प्लान आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, 1946 में। और एटली अनाउंसमेंट ऑफ द एटली यानी एटली डिक्लेरेशन की बात करें तो
डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन द 1947। देखो 42, 45, 46, 47, तो ये तो 45, 46, 47 याद रखना है कि WCA याद रख लेना कि करके 45, 46, 47, W5, W5, C6, A7, मतलब कि याद रख लेना। कैबिनेट मिशन आया था क्रिप्स मिशन 1942 में, वेबल्स प्लान 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में और अनाउंसमेंट ऑफ द एक्ट 1947 में। आगे देखते हैं इम्पीरियलिज्म एंड मिलिट्रियलिज्म, ठीक है। इम्पीरियलिज्म और मिलिट्रियलिज्म आर द टू ट्विंस ऑफ द कैपिटलिज्म, ठीक है, जुड़वा बच्चे हैं कैपिटलिज्म के, इम्पीरियलिज्म और मिलिट्रियलिज्म। विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर हैज सेड दिस, किसने कहा था? इन्होंने कहा था लाला लाजपत राय, ठीक है। एक तरह से भगत सिंह के गुरु भी आप कह सकते हैं उनको, ठीक है। बहुत भगत सिंह जी इनकी बहुत इज्जत करते थे। अब देखते हैं पावना रिवोल्ट ऑफ 19th सेंचुरी, पावना रिवोल्ट ऑफ 19th सेंचुरी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? पावना रिवोल्ट जो 19th सेंचुरी किस से रिलेटेड है? तो वो डी, बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं in which year the indigenous language newspaper act, vernacular practice, आनंद बाजार पत्रिका, एबीपी अमर बाजार पत्रिका की बात अगर करते हैं तो रातों रात वही ऐसी एक अखबार थी जो रातों रात इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। तो ये पूछ रहे हैं कि विन विच ईयर द इंडिजिनियस लैंग्वेज न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर मतलब कि मान लो कि बंगाल में है तो बंगाली में छपेगा, बिहार में तो हिंदी में छपेगा, इस तरह से, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में छपने वाले प्रेस को वाज प्रेस टू कंट्रोल द प्रेस इन इंडिया, कौन सा था? तो दैट इज द 1878 में हुआ था ये, ठीक है, 1878 में, ठीक है। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने वाले कौन थे? इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने वाले थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। कब? तो 1882 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं 29वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, याद रखिएगा ये जो होता है नॉट एग्रीड अपॉन द इन गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो देखिए atrocities on the public will to be invited by the police, atrocities on the public will be investigated by the police, ठीक है। अब देखो आप पूछोगे कि यार देखो सर आप मतलब दोस्त, आई एम नॉट योर सर, आई एम गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड अच्छा गुड दोस्त, ठीक है। यार बता दे तो दोस्तों, देखो यार बात ये है कि अगर मैं इन चारों बुलेट्स पॉइंट्स को पढ़ूंगा ये भी आपका भी ज्यादा टाइम किल होगी। तो आई बिलीव इन द स्मार्ट वर्क कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका स्टेटमेंट ये होना चाहिए, मैंने पहले से पढ़ा है इसलिए मैं आपको सीधा मतलब डायरेक्ट आपको मतलब ऑप्शंस पे लेके जाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं डेली आपके लिए कम से कम 100 क्वेश्चंस लेके डेली आऊँगा कि जो आपका अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस हो पाए। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर की अगर बात की जाए, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था भाई साहब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है, ठीक है। देखो तो जलियांवाला बाग मैसेकर इज ए decisive moment when Indian and alienated from the British rule. Indians were alienated from the British rules. Which historian has this statement? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जलियांवाला बाग मैसेकर decisive moment when Indian were alienated by the British rule, किसने कहा था? दैट इज द APJ टेलर साहब ने कहा था इस बात को, ठीक है। और इसमें जो हुआ था कि इसके बाद गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी लौटा दी थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बिफोर इंडिपेंडेंस ऑन, पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था इंडिपेंडेंस से पहले, तो वो कौन सा तारीख थी? तो अगर वो देखी जाए तो वो थी 26 जनवरी 1930, ठीक है। द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका वाज, क्या था वो? डेली था, वीकली था, फोर्टनाइट था, मंथली था? इट इज अ वीकली न्यूज़पेपर, ओके। द इंडियन ओपिनियन। आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि देखो हमने एक बुक का लिस्ट लाया था, बुक की एक सीरीज चलाई थी हमने कि किसने किस बुक को लिखा है, तो हमारे इस चैनल पे आपको अवेलेबल है, एक बार देख लेना। यूपीएससी से सॉरी बीपीएससी में एक दो हमेशा बुक के ऑथर्स के बारे में पूछते थे, एक एक नंबर करके ही आप कट ऑफ पार करोगे, तो देख लीजिएगा। मैं बहुत प्रिसाइजली वीडियोस लेके आता हूँ, बकवास कम काम ज़्यादा, ठीक है। और मैं कभी नहीं कहता सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सब कुछ नहीं। मर्जी है तो करो, नहीं मर्जी है मत करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 33 की अगर बात करें, देयर वाज द मुगल एम्पेरर वेयर वाज द मुगल एम्पेरर बहादुर शाह प्रोसिक्यूटेड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 में जो ये शामिल हुए थे
पता है इनके साथ क्या हुआ था? इनके दोनों बेटे का सर काट के इनके सामने थाली में रख दिया गया था, और इनको कहा जाता है कि इतने बड़े शायर थे। जफर को 2 गज जमीन भी ना मिले मासूके वतन में, हिंदुस्तान की जमी पे, सरजमी पे इनको 2 गज जमीन नहीं मिला। रंगून, जो कि आज के डेट में क्या है, बर्मा है, वहाँ पे इनकी आज भी समाधि है। इनको देश निकाला कर दिया गया, बेटे को मार दिया गया, बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो वो था, दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे। वेयर वाज द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जब प्रोसिक्यूटेड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन 1857? तो दिल्ली में हुई थी। चलिए, बहुत दुखद है। 34th की बात अगर करते हैं, विच कमीशन इन ब्रिटिश इंडिया रिकमेंडेड सिटिंग ऑफ द फेमाइन कमीशन इन ईच प्रोविंस? किसमें? तो विच कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिकमेंडेड सिटिंग ऑफ फिनांस कमीशन इन ईच प्रोविंस? तो उसकी अगर बात करें हम, तो दैट इज द सी, स्ट्रेचे कमीशन, स्ट्रेचे कमीशन, ठीक है। अब 35 की बात करते हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर इज रिलेटेड टू कॉर्नवालिस कोड। आज जो एक तरह की आप जो संविधान में देखते होगे, आर्टिकल देखते हो, फिर से पार्ट्स देखते हो, या फिर आईपीसी देखते हो, इंडियन पिनल कोड जो पुलिस यूज करती है, वो क्या है? तो कॉर्नवालिस से ही वो चीजें स्टार्ट हुई थी। उन्होंने एक तरह का दंड प्रावधान बनाया था कि देखो, और अगर बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर देश चलता है तो क्या होता है, रूल बाय लॉ होता है कि सबके लिए रूल समान होगा। तो होता है कि मोनार्की से अच्छा है कि रूल से अगर देश चले, क्योंकि अगर राजा भी गलती करेगा तो उसी रूल बुक से सजा मिलेगी, और एक प्रजा भी गलती करेगी तो उसी बुक से, मतलब उसी रूल से उसको सजा मिलेगी, ठीक है। तो कॉर्नवालिस कोड की बात कर रहे हैं। याद से ध्यान रहे कि एक बारी करके टाइम निकाल के मैकुले प्लान्स देख लेना, रेगुलेटिंग एक्ट देख लेना, पिट्स इंडिया एक्ट देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 देख लेना, रेगुलेटिंग एक्ट जितने भी है, चार्टर एक्ट जितने भी है। मैं बहुत जल्द आपके लिए सारे रेगुलेटिंग एक्ट, सारे चार्टर एक्ट, सारे पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब मैं बहुत जल्द आपके लिए एक लेके आऊंगा कि किस में क्या प्रावधान थे, ठीक है। बहुत ही लिबरल भाषा में कोशिश करूंगा लाने की आपके लिए। आगे देखते हैं। 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड ऑन द एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। सिंस व्हेन डिड इट स्टार्टेड? ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो देखो दोस्त, ये स्टार्ट हुआ था 2015 में, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 2015 में ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब अगर बात करते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन की, द प्रपोजल ऑफ फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, किसके द्वारा? बाय द क्रिप्स मिशन, ठीक है। प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हुआ क्या था कि देखो, हमारे देश की संविधान है, हमें रूल रहना है, हमारे ही लोग बनाने वाले उसमें नहीं थे। ब्रिटिशर चाहते थे कि हम बना के थोप के इनके ऊपर चले जाएं, इसीलिए क्रिप्स मिशन का विरोध भी हुआ था। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय मेड बाय क्रिप्स मिशन। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लाई विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज दैट मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश कब हुआ था? 1900 एक्ट लिख लो, ठीक है। 24 अप्रैल को हुआ था, 24 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। Who among the following is competent to decide the municipal boundary area in state? Who among the following is competent to decide the municipal boundary in area in state? कहाँ पे? तो 39 का है, that is the governor of the concerned state, governor of the concerned state, ठीक है। आगे देखते हैं। The constitutional authority to declare any caste and tribes as a scheduled caste and the scheduled tribe is with, इसके साथ, that is the 40 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर से देख लो, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, संवैधानिक अथॉरिटी, टू डिक्लेयर एनी कास्ट और ट्राइब एज ए शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब इज विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 41 की बात करें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली बिकम्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी? दिल्ली बिकम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, किस अमेंडमेंट के अनुसार से ये हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था 69th अमेंडमेंट, ठीक है। ये 69th अमेंडमेंट की बात हो रही है। आगे देखते हैं 42, who said that the emergency power of president is fraud with the constitution? प्रेसिडेंट साहब को जो इमरजेंसी की पावर मिली हुई है, ये संविधान के प्रति एक छल है, किसने कहा था? तो अगर इसकी बात करें, दैट इज द के.एम. नामवीर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 43 नंबर की तरफ। तो द नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इंडिया में कितने हैं? तो वह है 25, ठीक है, 25। और एक बात देखो, हर स्टेट के पास हाई कोर्ट नहीं है, कहीं कहीं पे, जैसे कि पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ में ही है, वो याद रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 44 की बात करें, तो द सिक्स्थ प्लेस इन ऑर्डर टू द प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया इज, देख लो, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, भारत रत्न अवार्ड,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका आंसर होगा ई। क्यों होगा बता। देखो अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करें कि पहले कौन आता है, देखो पहले हमारे देश में प्रेसिडेंट साहब आते हैं, फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, फिर आते हैं पीएम, फिर आते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, फिर आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर आते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये एक सीक्वेंस है। तो दिए हुए को मैं अगर चेक करोगी कौन सबसे पहले आते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे पे स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरे पे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और भारत रत्न अवार्ड। तो ये सीक्वेंस ही गलत है एक तरह से देखा जाए तो। इसके बीच में बहुत लोग आते हैं, जैसे किसी की बात करें तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर आते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स प्लस डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग प्लस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर आते हैं, फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन आते हैं, उसके बाद लोकसभा भारत रत्न अवार्डी आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, नन ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state is not related, which not related to the article 371 of the constitution, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो पार्ट है इसमें 21, ठीक है। अगर इसकी बात करें आर्टिकल 371 के नॉट रिलेटेड टू द आर्टिकल, देखो इसमें नन ऑफ द एबव होगा क्योंकि ये सारे के सारे रिलेटेड है। देखो आर्टिकल 371 पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेशल प्रोविजन देता है कितने, 12 स्टेट्स को। 12 स्टेट्स कौन है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है। इन 12 को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि नॉट की बात हुई है तो नन ऑफ द एबव चुनेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सिचुएटेड, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सिचुएटेड किस कमेटी के आधार पर की गई थी, तो संथानम कमेटी के आधार पर लक्ष्मीकांत में दिया है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंटर स्टेट काउंसिल इज, इंटर स्टेट काउंसिल की प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 263 में दिया गया है। 263 आर्टिकल में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात की है, ठीक है। और इसको जो बनाने वाले होते हैं, ठीक है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूट होता है वो इंडियन मतलब कि प्रेसिडेंट के पास होता है, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करते हैं इसको, ठीक है। चलिए बनाने वाले प्रेसिडेंट और इसको प्रोसीड करने वाले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल को। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर पासेस थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज, कौन सी ऐसी रिवर है जो बहुत सारे देशों से निकलती है, जो दिए गए ऑप्शन से उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज द डैन्यूब रिवर, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से पास करती है, तो देख लो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिर से रोमानिया, बुल्गारिया, सब यूरोपियन ही कंट्री हैं ज्यादा की तरफ, ठीक है। स्लोवाकिया, अब आगे जाए तो फिर से हंगरी, यूक्रेन फेमस अभी बहुत ज्यादा रशिया के कारण, क्रोएशिया एंड सर्बिया, ठीक है। इन जगहों से ये पास करती है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 49th की अगर बात करें, दैट इज द गागा द गैलापैगोस आइलैंड कम्स अंडर विच कंटिनेंट, गैलापैगोस आइलैंड है वो किस कंटिनेंट में आता है, तो गैलापैगोस आता है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका ये आता है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। और ये इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ से पास होता है, ठीक है। चलिए इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक लोकेटेड, किस देश में सबसे गहरा झील स्थित है, तो वो है रशिया में। रशिया में सबसे ज्यादा जो है कि नाम है लेक वैकाल, रशिया में है, सबसे गहरा झील है ये, ठीक है। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक फ्रेश वाटर लेक भी है, ठीक है। और देखा जाए तो ये एक तरह का कैप्सियन सी में कैस्पियन सी में कैस्पियन सी का एक लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे डीपेस्ट लेक है चिल्का लेक, क्या है, चिल्का लेक, CHILKA, चिल्का लेक, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नोन एज द बाउल ऑफ शुगर, बाउल ऑफ शुगर किसको कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील में है क्यूबा, क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और जमाइका की बात करें, जमाइका बनाना के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है, जमाइका जो है वो किसके लिए फेमस है,
तो बनानाज के लिए। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो याद रखिए कि बनाना के लिए कौन सा बिहार का सिटी फेमस है, तो हाजीपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैक्स भी मिला है, ठीक है, जीआई टैग उसका जोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स। उम्मीद करता हूँ आपका सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले यूपीएससी पीटी में ये सारे क्वेश्चन रिलेवेंट हो, बहुत सारी चीज़ आपको हेल्पफुल हो। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग चीज़ें ले एमसीक्यूज लेके आऊँगा। चलिए अपना ख्याल रखिए। आई एम गोइंग टू साइनिंग ऑफ माई सेशन। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।